वो कौन सा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं? शायद कोई बंदूक या बम, है ना? लेकिन उन हथियारों के बारे में क्या जो सैकड़ों हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे? उस जमाने में कौन सा हथियार टॉप पर हुआ करता था? किसी ट्रक जितने बड़े ट्रेबिचेट्स, कोई प्राचीन फ्लेम थ्रोअर, या पूरे के पूरे जहाज को पलटने में सक्षम लोहे की एक बड़ी सी आर्म? वैसे अगर उस आर्म के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो अपने हेलमेट, बॉडी आर्मर और वाटर विंग्स पहन लें, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं प्राचीन दुनिया के कुछ सबसे बेमिसाल हथियार। वाचा। ज्यादातर लोग जब किसी रॉकेट लॉन्चर के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में हाई टेक्नोलॉजी लॉन्चर्स की तस्वीर आती है, जो एक के बाद एक लगातार प्रोजेक्टाइल दागने की ताकत रखते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये टेक्नोलॉजी कोई आज का आविष्कार नहीं है। रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए जाने का पहला रिकॉर्ड हमें 11वीं शताब्दी के चीन से मिलता है। जल्द ही उनके पड़ोसियों ने भी इसे बना लिया और 1409 ईस्वी में वाचा नाम का एक कोरियाई रॉकेट लॉन्च किया गया। 600 साल पुराने किसी हथियार से आपको ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, लेकिन ये रॉकेट आपको चौंका कर रख देगा। पहली नजर में वाचा ज्यादा घातक नहीं लगता। इसमें लकड़ी की एक गाड़ी है जिसके आगे लगे एक डब्बे में से तीर निकलते हैं, एक दो नहीं बल्कि विस्फोटक स्पीड से 100 तीर एक साथ। और ये कोई ऐसा वैसा डिब्बा नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है। बारूद से भरी हर ट्यूब में पटाखों की तरह एक बत्ती लगी होती थी, जो सभी आपस में जुड़ी होती थी। इसीलिए हर तीर की बत्ती को अलग अलग जलाने के बजाय जब मेन बत्ती जलाई जाती तो सारे के सारे तीर एक साथ फायर हो जाया करते। सोचिए, आप युद्ध के मैदान में और आपके चारों ओर इस लॉन्चर से दागी गई तीरों की बारिश होने लगे। भयानक मंजर होगा, है ना? भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि इस लॉन्चर की मारक क्षमता 1650 फीट होती थी। यह मध्यकालीन युग के दूसरे तीरंदाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर धनुषों की मारक क्षमता से पूरे 38% ज्यादा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि दुश्मन सैनिक युद्ध के मैदान में इस हथियार को देखते ही भाग खड़े होते होंगे। फायर लांस। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे पहली बंदूक कब बनाई गई थी तो शायद आप जवाब देंगे ये बड़ा ही आधुनिक हथियार लग रहा है ना। इसीलिए शायद जवाब है 18वीं सदी या ज्यादा से ज्यादा 17वीं सदी। आपको बता दें कि बारूद से चलने वाला पहला असला 10वीं शताब्दी या 950 ईस्वी में बनाया गया। उस जमाने में फायर लांस कहा जाने वाला यह हथियार ऐतिहासिक जिन सॉन्ग युद्ध के दौरान चाइना में बनाया गया था। यह हथियार बिल्कुल एक भाले जैसा दिखता था, जिसके सिरे पर बांस का एक ट्यूब लगा होता था। ये ट्यूब बारूद से भरा होता था, जिसमें बहुत ही धीमी गति से जलने वाली एक बत्ती होती थी। जब बत्ती में आग लगाई जाती तो ट्यूब में भरा बारूद दुश्मन की तरफ आग की लपटें फेंकता था। यानी पुराने जमाने का फ्लेम थ्रोअर समझ लीजिए। जैसे जैसे बारूद की ताकत में इजाफा होता गया वैसे वैसे हथियार भी ताकतवर होता गया। इसका एक वर्जन तो ऐसा था जिसमें बांस के ट्यूब में बारूद के साथ छर्रे भरकर दागे जा सकते थे। यानी पुराने जमाने का फ्लेम थ्रोअर प्लस शॉटगन। 13वीं सदी आते आते फायर लांस के सिरे पर लगा नुकीला भाला हटा दिया गया और ये पूरी तरह से बारूद के सहारे चलने लगा। अब यह हथियार इतना ताकतवर हो गया था कि इसमें दागे गए छर्रे किसी वयस्क इंसान को अपनी आसानी से मौत के घाट उतार दें। लेकिन तमाम खूबियों के बावजूद इस हथियार में कुछ कमियां थी। पहली बात यह सिर्फ 1 या 2 शॉट ही फायर कर सकता था। दूसरा, इसकी मारक क्षमता केवल 10 फीट तक थी, यानी दुश्मन को वाकई चोट पहुंचाने के लिए उसे काफी नजदीक जाना पड़ता। लेकिन तमाम खामियों के बावजूद इस नए हथियार की बातें दुनिया भर में तेजी से फैलने लगी। 14वीं सदी आते आते यह हथियार सिर्फ पूर्वी एशिया नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच गया। वहां भी जबरदस्त कोहराम मचा दिया। पूरी दुनिया के लड़ाकों में मानो खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। वॉर वुल्फ। वॉर वुल्फ नाम ही ऐसा है जिसे सुनकर बड़े से बड़े दिल वालों के मन में डर बैठ जाए, क्योंकि वाकई में बहुत भयानक है। लेकिन किसी हथियार को ऐसा नाम आखिर दिया क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच के भेड़ियों को तैयार करके मोर्चे पर खड़ा किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में ये एक तरह का ट्रिब्यूचेट है, मध्ययुगीन युग में घेराबंदी के दौरान काम आने वाली एक ऐसी मशीन जो दुश्मनों के किले की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर दागती थी। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा ट्रेजबोट नहीं था, बल्कि एक दैत्याकार ट्रेजबोट है। 60 फीट ऊंचा ये हथियार अब तक डिजाइन किया जाने वाला सबसे बड़ा ट्रेजबोट माना जाता है। मेगा मशीन एक भारी भरकम काउंटरवेट की मदद से काम करती है, जिसे ट्रिगर मैकेनिज्म के जरिए उठाया और नीचे लाया जाता है। ट्रिगर छोड़ने पर काउंटरवेट गिर जाता है, फिर स्लिंग झटके से ऊपर की तरफ भागती है और बोल्डर को हवा में सैकड़ों फीट उछाल देती है। वॉर वुल्फ को 14वीं शताब्दी में बनाया गया, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में युद्ध चल रहा था। सन 1304 में स्टर्लिंग का किला अपनी मजबूत दीवारों और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अंग्रेजी शासन का विरोध करने वाला अंतिम स्कॉटिश किला बचा था। अंग्रेजों को किले की घेराबंदी किए अब 4 महीने हो रहे थे, जिस दौरान उन्होंने दीवार पर ताबड़तोड़ गोले दागे, पर वे टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम वॉर वुल्फ को मैदान में लेकर आए।
इस विशाल ट्रेजबोट को बनाने में 5 बढ़ई और 49 मजदूरों को 3 महीने से ज्यादा का टाइम लगा, पर यह मेहनत रंग लाई। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसका एक लुक मात्र ही स्कॉटिश बागियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। लेकिन एडवर्ड ने किसी की नहीं सुनी। कोई हथियार बनाने का फायदा नहीं आया जब आप उसे इस्तेमाल करने का मौका गवा दे। आखिरकार यदि आप इसका उपयोग नहीं करने जा रहे हैं तो खिलौना बनाने का मतलब क्या है? और फिर इसका ऐसा इस्तेमाल हुआ कि क्या ही बताएं। एक्सपर्ट एस्टिमेट की माने तो यह ट्रेजबोट 136 किलो के पत्थरों को 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 198 मीटर की दूरी तक फेंक सकता था। वॉरवुल्फ ने स्टर्लिंग किले का क्या हल किया, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला। जी हाँ, किले की दीवारें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। खुश एडवर्ड साहब? पर क्या आप जानते हैं कि मेरे चेहरे पर कौन सी चीज हंसी लाएगी? जब आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। कर दिया? ग्रेट। चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। बाघ नख। अगर आपने वुल्वरीन मूवी देखी है तो जरूर जानते होंगे कि हाथों से मेटल निकालने के पंजे कितने घातक होते हैं। माना कि फिल्म वाला वो मेटल एडमेंटियम पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे कई हथियार वजूद में रह चुके हैं। ऐसे किसी हथियार की बात नहीं कर रहे हम जो किसी के हाथ से निकलते हो। हाँ, इससे मिलते जुलते जरूर हैं। बाघ नख या टाइगर क्लॉ 2 इंच लंबा एक छोटा सा हथियार होता है जो 17वीं शताब्दी के भारत में काफी प्रचलित था। इसके दोनों सिरों पर बने रिंग में पहनने वाली अपनी उंगलियां फंसाकर मुट्ठी बंद कर लेते, जिससे बिल्कुल पंजे जैसा लगने लगता। अगर आप हथियार नहीं दिखाना चाहते तो उसका एक छोटा वर्जन आता था, जिसे हमला करने का सही मौका मिलने पर हथेली में छिपा कर रखा जाता था। दुश्मन समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। जैसे अपने दुश्मन को चीर कर नुकीले पंजों से चीरना काफी ना हो, कुछ लोग इन पंजों पर जहर लगाते थे। ऐसा करने पर शरीर पर जख्म लगते और जहर के घाव तेजी से पूरे शरीर में फैलने लगते। इस हथियार के एक मॉडिफाइड वर्जन में साइड से एक खंजर भी निकलता था। मानो आपको थोड़ा अलग स्टाइल में हमला करने की जरूरत पड़े तो। ये देखने के बाद मुझे वुल्वरीन उतना अनोखा नहीं लग रहा मेरे भाई। आर्किमिडीज का पंजा। छोटे पंजों से आगे बढ़ते हैं आप थोड़ा भारी भरकम साइज के पंजों की तरफ। मिलिए आर्किमिडीज द्वारा बनाए गए आयरन क्लॉ से। किस्से कहानियों के माने तो यह हथियार सचमुच किसी पंजे की तरह काम करता था। 214 ईसा पूर्व में साइरेक्यूज की घेराबंदी के दौरान रोमन जंगी बेड़ा आज के मौजूदा सिसिली में स्थित शहर की दीवारों पर हमला कर रहा था। तो शहर वालों ने इसका क्या जुगाड़ निकाला? उन्होंने शहर की दीवार पर पंजे जैसी एक भारी भरकम मशीन लगा दी। ये प्राचीन हथियार ग्रीस के मशहूर इन्वेंटर आर्किमिडीज द्वारा बनाया गया था, जो शहर की डिफेंस वॉल्स पर हमला करने वालों की जहाजों से निपटने काम आता। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक शहर की दीवार पर इस तरह का एक पंजा सचमुच लगा हुआ था, जिसके सिरे पर जहाजों को फंसाने के लिए एक हुक होता था। हुक से जुड़ी चेन को पुली और बीम के एक स्टिक द्वारा कंट्रोल किया जाता था। दुश्मन का बेड़ा जब शहर की दीवारों के पास आता तो पंजे को आक्रमणकारी जहाज की तरफ नीचे किया जाता। जब जहाज पंजे की गिरफ्त में आ जाता तो इंसानों या जानवरों की मदद से रस्सी को पीछे खींचते हुए जहाज को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया जाता था। जब जहाज पर्याप्त ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता तो उसे एक झटके में गिरा देते, जिससे वो पानी की सतह से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता। भले ही जहाज पूरी तरह से तबाह ना होते रहे, लेकिन हमें इस बात के रिकॉर्ड मिलते हैं कि जहाजों को पूरा का पूरा पलट दिया जाता था, जिससे दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती थी। इस हथियार को आज बनाने के लिए कोई मेजरमेंट तो नहीं बनाया जाता था, लेकिन जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से अंदाजे के लिए बनाए गए इस तरह के मौजूदा पंजे जहाज को पानी की सतह से ऊपर उठाने में सचमुच कामयाब रहे। इससे ये तो साबित नहीं होता कि ऐसा कोई हथियार सचमुच मौजूद था। ये पूरी तरह संभव है। जब संभव है तो मेरी इच्छा हो रही है कि काश मैं ऐसा सचमुच देख पाता। हेलबर्नर की चर्चा किए बगैर जहाजों का जिक्र पूरा नहीं हो सकता। सुनने में ये भले किसी रॉक बैंड जैसा लगता हो, पर असल में हेलबर्नर इतिहास के सबसे खतरनाक जहाज में से एक होते थे। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कोई मामूली जहाज नहीं बल्कि एक फायर शिप थी। बारूद से लदा एक जहाज जिसे जानबूझकर सुलगाकर दुश्मन के बेड़े की तरफ छोड़ दिया जाता। इससे क्या होता था? बहुत बड़ा सा धमाका, जिसमें दुश्मनों के कई जहाज तबाह हो जाते। साल 1585 में स्पेन का जंगी बेड़ा नेदरलैंड के एंटवर्प शहर की घेराबंदी में लगा था। शहर को बचाने के लिए डच लोगों ने मशहूर इटालियन मिलिट्री इंजीनियर फेडरिको ग्यामवेली को ऐसा हथियार बनाने को कहा जो 16वीं सदी के लिए किसी परमाणु बम से कम ना हो। ग्यामवेली ने 2 जहाज लिए, उनके अंदर ढेर सारे छोटे खाने बनवा दिए। फिर उन सभी खानों में 7000 पाउंड बारूद को ठूंस ठूंस कर भर दिया। फिर उन खानों के इर्द गिर्द पत्थर, कील और मेटल के टुकड़े रख जाते ताकि विस्फोट होने पर लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचे। इनमें से फॉर्च्यून नामक पहले जहाज में विस्फोट के लिए धीरे धीरे जलने वाली एक बत्ती जगाई गई, पर अफसोस ये जहाज निशाने से थोड़ा भटक गया और धमाका होने पर स्पेनिश जहाज को मामूली सा नुकसान पहुंचा। लेकिन अब थोड़ी होप बाकी थी, क्योंकि होप नाम का दूसरा जहाज आना बाकी था। धीमी जलने वाली बत्ती के बजाय होप पर धमाके के लिए टाइम बम का सहारा लिया गया। ये बारूद और घड़ी के पुर्जों का ऐसा स्टेप होता है जो कि समय समय पर बत्ती को सुलगाकर विस्फोट कर देता है। होप का निशाना एकदम सटीक था और वो सीधे जाकर स्पेनिश जहाजों से टकरा गया, जिसके बाद एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ
जिसकी आवाज 50 मील दूर तक सुनाई गई। बताने की जरूरत नहीं कि विस्फोट स्पेनिश बेड़े के लिए बहुत ही विनाशकारी रहा, जिसमें उनके 1000 से ज्यादा सैनिकों की मौके पर मौत हो गई। इनफैक्ट ये धमाका इतना बड़ा था कि इतिहासकार बताते हैं ये उस वक्त तक दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा धमाका था। परमाणु बम की जरूरत ही क्या जब किसी के पास हेल बर्नर जैसा जहाज हो। ग्रीक फायर। हेल बर्नर जहाज के आने से भी 1000 साल पहले प्राचीन काल में एक और खतरनाक हथियार होता था जो समंदर की जंगों में कोहराम मचा रहा था। पर यह कोई जहाज नहीं था, बल्कि जहाजों पर ढोया जाने वाला एक घातक हथियार था। साल 674 से लेकर 78वीं ईस्वी तक अरब नौसेना के जंगी बेड़ों ने बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों ओर से घेर लिया। शहर को घेर के उसकी मोटी दीवारों पर भीषण बमबारी की जाने लगी। शहर पर खतरा बन रहा था देखकर वहां रहने वाले एक आविष्कारक क्लैनिकस ऑफ हेलियोपोलिस ने ऐसा जबरदस्त हथियार बना डाला जिसने जंग का रुख बदल दिया। ग्रीक फायर कहा जाने वाला यह हथियार ग्रीक जंगी बेड़े के जहाजों में लगा होता। इसके ट्यूब में एक बहुत ही ज्वलनशील मिक्सचर भरा होता जिसे अरब बेड़े के जहाजों पर उड़ेल दिया जाता था। मिक्सचर को ट्यूब से जबरदस्त प्रेशर से दागा जाता ताकि इसका नामो निशान मिट जाए और निशाना एकदम सही सटीक लगे। मारक क्षमता दुश्मन के जहाज तक आसानी से पहुंचने के लिए काफी हो। आग की लपटें जब अरबों के जंगी जहाजों पर गिरती तो वो जलने लगते और सारे के सारे सैनिक आग में जलकर राख हो जाते, पानी में डूब के मर जाते। लेकिन फ्लेम थ्रोअर जैसे किसी हथियार को समंदर में यूज करने में समस्या यह है कि आसपास पानी बहुत ज्यादा होता। लेकिन बता दें इस हथियार के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ग्रीक फायर इतनी ज्वलनशील थी कि यह पानी की सतह पर भी जलती रहती। यह हथियार इतना कारगर साबित हुआ कि पूरे के पूरे अरबी बेड़ों का सफाया करते हुए शहर की 4 साल लंबी घेराबंदी का अंत कर दिया। लेकिन वो कौन सी चीज थी जो आग को इतना खतरनाक बनाती थी? अफसोस की ये रेसिपी समय के साथ गुम हो गई और आज हम उसके बारे में सिर्फ कयास लगा सकते हैं। माक्वाविटिल। 16वीं सदी के कुछ स्पेनिश उल्लेखों की माने तो स्टेक लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए बेहद क्रूर तरीकों से इंसानों की बलि देते थे, जिनमें से एक था पीड़ित का धड़कता हुआ दिल निकालकर पेश करना, फिर बचे हुए शरीर को जबरदस्त ऊंचाई वाली मेयर टेम्पल की 100 से ज्यादा सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए नीचे धकेल देना। अगर आपको ये सुनने में बहुत ज्यादा क्रूर लगा तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि एज़टेक इतिहास में एक ऐसा घातक हथियार है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो पेश है मैक्वाटिल। साफ तौर पर नहीं पता कि लकड़ी से बना यह हथियार पहली बार चलन में कब आया था, लेकिन 16वीं सदी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इस इलाके में कदम रखा तो वहां के मूल निवासियों के लगभग हर सैनिक के हाथ में यह होता था। ठीक है, माना कि 3 फुट लंबे लकड़ी के किसी मोटे डंडे जैसे हथियार से दुश्मन को घुमाकर मारने से वो बेहोश हो जाता, पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि यह हथियार आपके रोंगटे खड़े कर देगा? बता देता हूँ। मैक्वाविटिल को अपनी घातक रेपुटेशन लकड़ी के डंडे से नहीं, बल्कि उसके कगर पर लगे तेज धार ऑब्सिडियन ब्लेड से प्राप्त होती है। ज्वालामुखी से बनने वाला यह कुदरती कांच बहुत तेज धार वाला होता है। जिसे अंदाजे के लिए बताया जाए तो स्टील की सबसे तेज धार तलवार से भी 500 गुना ज्यादा होता है। इन्हीं खूबियों के चलते इससे कई तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट बनाए जाते थे। लेकिन एज़टेक लोग इसे किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो इसे अपने दुश्मनों का सर कलम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक ऐसा काम जिसमें मैक्वाविटिल बड़ा कारगर था। स्पेनिश उल्लेखों की माने तो इतना खतरनाक था कि इंसान तो छोड़िए, घोड़ों का भी सर आसानी से कलम कर दे। जब दुश्मन का सर कलम करना जरूरी नहीं होता था तो एज़टेक लोग पीड़ित के शरीर पर कई छोटे छोटे घाव लगाकर उसके सर पर डंडा मारकर बेहोश कर देते, फिर उसे बांधकर बलि देने के लिए वापस अपने अड्डे तक ले जाते। भाई हथियार तो वाकई में बड़ा भयानक निकला ये। मौत का शंख। लगता है एज़टेक लोगों को दुश्मन की तकलीफ में बड़ा मजा आता था, क्योंकि उनके खतरनाक हथियार में सिर्फ मैक्वाविटिल ही नहीं था। साल 1999 में आर्कियोलॉजिस्ट को मैक्सिको सिटी के tlatelolco में एक बड़ी ही चौंकाने वाली चीज मिली। ये एक मानव कंकाल था जिसके हाथ में खिलौने वाली सीटी जैसी कोई चीज थी, पर असल में ये कोई खिलौना नहीं था, बल्कि एक कमाल का हथियार था। बाद के अध्ययन में पता चलता है कि इसे मौत का शंख कहा जाता था। ये छोटी सी चीज एज़टेक अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा थी, जो माना जाता था कि मरने वाले की आत्माओं को स्वर्ग का रास्ता बताती थी। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसका एक और यूज था जो दुश्मनों पर बड़ा कारगर साबित होता। जब इसमें फूंक मारी जाती तो एक बड़ी ही डरावनी चीख सुनाई पड़ती। बाप रे! कहा जाता है कि एज़टेक लोग इस शंख की मदद से मनोवैज्ञानिक युद्ध करते थे। 16वीं सदी में जब उनकी भिड़ंत स्पेनिश आक्रांताओं से हुई तो एज़टेक योद्धा युद्ध के मैदान में बगदाद में ढोल, शंख और पूरी तरह से दूसरी चीजें लेकर जाते। इस तरह की सैकड़ों हजारों खतरनाक चीखें जब दुश्मन के कानों में पड़ती तो उसे अच्छी तरह से कंफ्यूजन हो जाता, और यहाँ मुझे लग रहा था कि घोड़े का सर काटने वाले उस हथियार से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। उरुमी। तलवार किसे कहते हैं? लंबी तेज धार चाकू वाला एक सख्त हथियार, राइट?
लेकिन पता चला कि प्राचीन काल की सारी तलवारें ऐसी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए इसे देख लो, जो तलवार कम और किसी चाबुक जैसी ज्यादा लग रही है, लेकिन देखने में अजीब होने के बावजूद ये एक बड़ी घातक चीज है। उरूमी कही जाने वाली तलवार सबसे पहले इंडिया में बनाई गई। पक्के तौर पर तो नहीं पता कि इसका चलन कब शुरू हुआ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे संगम युद्ध या करीब 100 साल पहले बनाया गया। सीधे घुसाकर वार करने के बजाय बेहद लचीली धार वाली इस तलवार को किसी चाबुक की तरह यूज किया जाता था। और जरूरी नहीं कि हर उरूमी में सिर्फ एक ही धार हो। श्रीलंका वाले वर्जन में तो 32 धार तक हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 5 फीट तक होती है। तलवार की तेज धार दुश्मन को बड़ी आसानी से काट के गिरा सकती है। उसके अलावा तलवार इतनी लचीली है कि दुश्मनों की ढाल के बगल से घूमकर प्रहार कर देती है, और कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि इस्तेमाल करने वाला भी नहीं। अगर इसे ठीक से चलाना ना आता हो तो यूज करने वाले के मरने का खतरा भी उतना ही है जितना कि दुश्मन के मरने का। बेहद क्रूर इस हथियार में एक और कमाल का फीचर है, और वो ये कि यूज करने के बाद कुछ तलवारों को बेल्ट की तरह कमर पे पहचाना जा सकता है। इसके सामने गुच्छी क्या चीज है यार। लालटेन वाली ढाल। इटालियन पुनर्जागरण काल को नई चीजें खोजे जाने का युग कहा जाता है, जब लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे लोगों की डिजाइन्स ने पश्चिमी यूरोप में एक क्रांति ला दी। लेकिन एक डिजाइन ऐसा भी है जो इन महान लोगों के काम को मात दे सकती है। तो मिलिए लालटेन वाली ढाल से। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये एक ढाल है जिसमें एक लालटेन लगी होती है। ये कंफर्म नहीं कि उस अजीब हथियार को कब और किसने बनाया, पर माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 15वीं सदी के इटली में हुई। ये ढाल ज्यादा बड़ी नहीं थी और इसका व्यास 1 फीट से भी कम था, लेकिन साइज का ये छोटापन इसकी जबरदस्त डिजाइन से बराबर होता था। ढाल में एक बख्तरबंद दस्ताना जोड़ा था जिसमें 2 भाले निकले थे। जैसा कि इतना काफी नहीं था, दस्ताने के नीचे एक लंबी सी तलवार लगी हुई थी। पर इस ढाल की सबसे अजीब बात इसकी डिजाइन या भाला नहीं, बल्कि ढाल के पीछे लिपटा छोटा सा लालटेन था। सैनिक अपनी ढाल उठाए हुए लालटेन की रोशनी को बाहर की तरफ मारने के लिए लीवर खींचकर एक छोटी सी खिड़की खोल सकते थे। ढाल पर लालटेन लगाना कोई कमाल का आइडिया नहीं लगता, पर इसके पीछे एक लॉजिक है। बता दें कि इस अजीब हथियार का इस्तेमाल आम लड़ाई के लिए नहीं किया जा सकता था, बल्कि लालटेन वाली ये ढाल रात में होने वाली मुठभेड़ों में यूज की जाती थी। सैनिक अपनी ये सुपर शील्ड लेकर अपराधियों की तलाश में शहर की सड़कों पर रात में गश्त करते। पहली नजर में ढाल से निकलती हुई रोशनी की बात सही नहीं लगती, क्योंकि ये आपकी लोकेशन दुश्मनों को बता देगी, लेकिन रोशनी में ही तो इस ढाल की सुंदरता छिपी है। जब कोई इस ढाल के करीब आता है तो लालटेन की चमक बढ़ जाती है, जिससे उसे देखने में बड़ी दिक्कत होती है और सैनिक को अपने प्रतिद्वंदी को घायल करने का मौका मिल जाता है। दा विंची साहब का मुकाबला करना है क्या? हाँ। मैन कैचर। जिस समय इटली वाले ढाल में छिपी लालटेन से अपने दुश्मन को चकाचौंध कर रहे थे, उसी दौरान यूरोप में एक और कमाल के हथियार का उदय हुआ। मैन कैचर कहा जाने वाला यह हथियार लगता है किसी पिकर और पिनबॉल मशीन को मिलाकर बनाया गया हो। माना जाता है इसे 18वीं सदी के यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन केला छीलने के बजाय यह हथियार पूरा का पूरा इंसान पकड़ने के लिए यूज किया जाता था। इस हथियार में एक लंबा सा डंडा होता था जिसके सिरे पर एक चौड़ा सा चिमटा होता था। चिमटे को फैलाकर उसमें दुश्मन की गर्दन फंसाई जा सकती थी, जिसके बाद ये लॉक हो जाता था। इसे और खतरनाक बनाने के लिए कुछ में तो अंदर की तरफ नुकीले कांटे लगे होते थे, यानी इसमें फंसने के बाद जरा भी हिलना डुलना घातक हो सकता है। जंग के मैदान में यह हथियार घुड़सवारों की गर्दन पकड़कर घसीटते हुए उन्हें जमीन पर पटकने के लिए इस्तेमाल होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरी नहीं है कि ऐसा करने से दुश्मन मर जाए, पर असल मकसद उसे मारना नहीं था। जिंदा पकड़े गए लोगों को अपनी किसी डिमांड के बदले छोड़ा जा सकता था, जिसके चलते मैन कैचर किसी इंपॉर्टेंट शख्स को पकड़ने के लिए परफेक्ट था। आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ये कमाल का हथियार आज महज इतिहास के पन्नों तक सिमट के रह गया होगा, पर इसे असल में आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज 21वीं सदी में जापान की पुलिस मैन कैचर का एक बदला हुआ रूप यूज कर रही है, जिसमें कोई भी खतरनाक पार्ट या नुकीले कांटे वगैरह नहीं होते, यानी हथियार उतना ही कारगर है, बस अब ये लोगों की गर्दन नहीं तोड़ता है। चक्रम। अगर आपने जीना द प्रिंसेस वॉरियर मूवी देखी है तो अच्छे से जानते ही होंगे कि स्टील के छल्ले इस लेडी योद्धा का सबसे पसंदीदा हथियार है। आपको बता दें कि स्टील के छल्ले सिर्फ किसी काल्पनिक टीवी शो के लिए नहीं बनाए गए थे। चक्रम नाम से जाने जाने वाले इस हथियार में जरूरी नहीं है कि अंदर वाली धार भी मौजूद हो, जैसा कि टीवी पर नजर आता है, लेकिन इससे इन हथियारों को कम मत समझना, क्योंकि ये घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में सटीक नॉलेज तो नहीं मालूम, पर इतना पता है कि गोल आकार की इस तलवार को 16वीं सदी के सिख योद्धाओं द्वारा जमकर इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ज्यादातर छल्लों का व्यास 5 से 10 इंच होता था और उनके पतले चपटे डिजाइन के चलते उन्हें 61 मीटर की दूरी तक फेंका जा सकता था।
ऐसे ज्यादा दूर तक फेंकने के लिए कुछ योद्धा तजानी नाम से जानी जाने वाली एक पद्धति अपनाते थे। इस पद्धति में छल्ले को अपनी उंगली में फंसाकर तेज गति से घुमाने के बाद कलाई को झटका देते हुए दूर तक फेंका जा सकता था। ऐसा करने से छल्ले में जबरदस्त पावर के साथ दूर तक ट्रेवल करने की एनर्जी आ जाती। छल्ले का अंदरूनी हिस्सा धारदार नहीं होता था ताकि फेंकने वाले की उंगलियां ना कट जाएं। और ये बड़ा ही दिमाग वाला फैसला था, क्योंकि कहा जाता है कि सही से फेंके जाने पर ये छल्ले पूरी की पूरी गर्दन उतार सकते थे। अपनी जबरदस्त धार और तेज रफ्तार के चलते ये छल्ले टारगेट से टकराने के बाद भी घूमते रहते हैं। यंग ज्यादा गहराई तक कट लगाते हैं। अब मैं उस मासूम सी फ्रिस्बी को पहले की तरह दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा भाई। लाशें, जी हाँ लाशें। साल 1343 की बात है जब मंगोल सेना ने काफा के शहर को चारों तरफ से घेर लिया और ये घेराबंदी 3 साल तक चलने वाली थी। लेकिन साल 1346 आने पर भी मंगोल सेना शहर में दाखिल होने में असफल रही। स्थिति को और खराब बनाते हुए मंगोल सेना के खेमे में बिबॉनिक प्लेग या ब्लैक डेथ नाम की घातक महामारी फैलने लगी। प्लेग एक ऐसी महामारी है जो चूहों पर रहने वाले संक्रमित पिस्सुओं के काटने से फैलती है। संक्रमित होने के बाद पीड़ित को तेज बुखार, मांसपेशियों का दर्द और आर्मपिट दोनों टांगों के बीच काले रंग के बड़े बड़े फोड़ों की समस्या झेलनी पड़ती। बस एक ही अच्छी बात थी, वो ये कि तकलीफ ज्यादा देर तक नहीं सहनी पड़ती थी, क्योंकि इससे पीड़ित ज्यादातर लोग इन्फेक्शन शुरू होने के 8 दिनों के अंदर मर जाते थे। लेकिन भयानक महामारी के बावजूद मंगोल शासक जानी बेग ने घेराबंदी जारी रखने का फैसला किया और रूह कपा देने वाला एक प्लान सोचा। बीमारी से मरने वालों को दफनाने के बजाय मंगोल सेना उन्हें गोलों में बांधकर शहर की दीवारों के अंदर फेंकने लगी। ये 14वीं सदी में बायोलॉजिकल युद्ध का एक सीधा प्रमाण है। यानी शहर में रहने वालों को न सिर्फ खाने और पानी की कमी से जूझना पड़ रहा था, बल्कि अब उन पर संक्रमित लाशें भी बरस रही थीं। शहर के लोगों ने लाशों को ठिकाने लगाने की जबरदस्त कोशिश की, पर जल्द ही ये बीमारी पूरे शहर में फैल गई। शहर को घुटने पर लाने की जानी बेग की ये तरकीब काम तो कर गई, लेकिन इसका एक भयानक साइड इफेक्ट हुआ जिसके बारे में जानी बेग ने सोचा नहीं होगा। इस हमले में जिंदा बचने वाले कुछ लोग पश्चिमी यूरोप की तरफ गए और अनजाने में बीमारी अपने साथ ले आए। जल्दी बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई और इससे मरने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच गया था। बहुत ही घातक हमला हो गया और जानी बेग तो भैया क्या ही कहें। ओडाची तलवार। तलवारें सदियों से इंसानों का सबसे पसंदीदा हथियार रही हैं। ये तरह तरह की शेप और साइज में आती हैं, जैसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके और जरूरत पड़ने पर तेजी से म्यान से खींचा जा सकता है। लेकिन प्राचीन काल में एक ऐसी भी तलवार होती थी जो नियमों का पालन नहीं करती थी। 16वीं सदी के जापान में ये तलवार सबसे ऊपर मानी जाती थी, जिसका नाम था ओडाची। किसी आम ओडाची की लंबाई 3 शाकू या 36 इंच के बराबर होती थी। इस जमाने में लंबी धार वाली ज्यादातर तलवारों की लंबाई ऐसी होती थी, सो इतनी लंबाई काफी थी। वहां 5 शाकू लंबाई वाली तलवार करीब 60 इंच लंबी होती थी। आम तलवारों के मुकाबले दोगुनी होती थी। ये इतनी लंबी थी कि इसे एक कमरे में नहीं बांधा जा सकता था। इसे या तो पीछे पीठ पर लटकाना पड़ता था या एक सेवक इसे लाद कर पीछे चलता था। इस तलवार के भारी वजन के चलते इसे खींचना बहुत मुश्किल था और लड़ाई में बंदूकों का चलन बढ़ जाने से धीरे धीरे ओडाची का इस्तेमाल बंद हो गया। पर फिर भी ये तलवार पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जैसे 15वीं सदी में ओडाची नोरिमित्सु द्वारा बनाई गई, जिसकी लंबाई करीब 12 शाकू थी। जी हाँ, ये तलवार कुल 148 इंच लंबी थी, जो कि 12 फीट से भी ज्यादा है। देखने में किसी भी घातक जैसी लगती हो, पर इस तलवार को सिर्फ सजावट के लिए बनाया गया था, ना किसी विशालकाय जापानी योद्धा के लिए। अगर आपको लगता है तलवार बहुत बड़ी है तो जरा कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि आपके सामने पेश है हाजा नो ओडाची। माना जाता है ये ओडाची तलवार 18वीं सदी के आसपास बनाई गई और इसकी जबरदस्त लंबाई पूरे के पूरे 15 फीट से ज्यादा है। अंदाजे के लिए बता दूं कि अगर आप इस तलवार को सीधा खड़ा करके फेंके ना, तो किसी मादा जिराफ की ऊंचाई से ज्यादा होगी। उसके अलावा इस तलवार का वजन करीब 76 किलो था। सो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे बुराई का खात्मा करने वाली महान तलवार भी कहा जाता। सच कहा जाए तो दुनिया में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिसे तलवार ना काट पाए। खुशकिस्मती से इस तलवार को सिर्फ किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। जो भी धर्म रहा हो भाई, मुझे भी इसमें शामिल होना है। प्राचीन काल के इन हथियारों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।